हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एंड आर साइकोलॉजी स्पॉट्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रीड प्रीवियस ईयर पेपर 2017 लेवल 1 की साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। हम एक सेट पहले भी कर चुके हैं, एस्टेट 2018 प्रीवियस ईयर पेपर की साइकोलॉजी का। ये हमारा सेकंड टेस्ट है, आप उसको देख सकते हो। ये हमारा रीड का एग्ज़ाम वैसे भी अब आने वाला है, और कोई किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस करें, हमें पता चले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। आज का पेपर आपको देखने के बाद पता चलेगा, जो एस्टेट 2018 का पेपर हुआ था उसने 3-4 क्वेश्चन एज इट इज़ रीड 2017 से उठाए हुए थे साइकोलॉजी में। ये हमारे पास बेनिफिट्स हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये हमारा सेक्शन 1 है, साइकोलॉजी हमारा सबसे पहले आती है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी स्टेट का टैट हो, यूपी टैट, एस टैट, राजस्थान टैट, सारे टैट्स में। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे को लिखने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर उसे प्रॉब्लम होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या फिर ADHD यानी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। कई बार पेपर में हमसे ADHD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसग्राफिया। हमारे पास एक ग्राफ होता है तो हमें उस पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब लिखते हैं। और इसने हमसे क्या पूछा है कि लिखने की जो डिसेबिलिटी है वो पूछी है। तो ये हमारा एक तरीके से याद करने का तरीका है कि ग्राफ भी हमारा लिखने के काम आता है या फिर कुछ ड्रॉ करने के काम आता है। तो डिसग्राफिया हमारी ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चा या तो गलत राइटिंग लिखता है, उसकी जो लिखावट होती है वो बिगड़ी हुई होती है, या फिर वो गलत स्पेलिंग्स यानी गलत शब्दों का यूज़ करता है। एक और देखिए इसमें डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर यूज़ होता है, उसे हम मैथ्स के कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो जो डिसकैलकुलिया होती है वो बच्चे के मैथ से रिलेटेड डिसेबिलिटी के लिए कही जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवोल्यूशन। हर क्वेश्चन में एक ना दो क्वेश्चन इवैल्यूएशन से आते ही हैं, या तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से आएगा या फिर समेटिव असेसमेंट से आएगा। इसमें हमसे पूछा गया है समेटिव असेसमेंट से कौन सा रिलेटेड है। देखिए पहले हम ऑप्शन देखते हैं। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, कंटिन्यूस एंड इमीडिएट फीडबैक। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित यानी कि एनालिसिस करना। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन यानी कि फिर से कंटिन्यू करना। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन यानी कि टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन। अब इसमें ए और सी में देखिए कॉमन बात कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है? लगातार या निरंतर। आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में कंटिन्यूस वर्ड ही यूज़ हो रहा है, ऑनगोइंग जो चल रहा है या कंटिन्यूस जो अभी भी चल रहा है। तो जो चीज़ें बच्चे की निरंतर चल रही है वो हमारी किस में आती हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं। और वैसे भी ए और सी दोनों सेम सेम से हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएंगे। उसके बाद हमारा बचता है बी, बी से भी नहीं है रिलेटेड। लास्ट में बचता है ऑप्शन डी कि जो हमारी सेशन होता है उसके एंड में जो हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो कंटिन्यू चलता है हर मंथ में। FA जो होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, ये हमारे कंटिन्यू चलते हैं जिसमें हमें जस्ट फीडबैक मिल जाता है। इसलिए हमारा ए और सी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन डी, टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन। जो समेटिव असेसमेंट होता है या योगात्मक मूल्यांकन होता है वो साल के एंड में लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उन्होंने कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? अब हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक है जो उसने दी है, बाकी 3 उसने नहीं दी। विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड प्रकृतिवादी कौशल या फिर नेचुरलिस्ट स्किल्स।
तो जो उसने क्या दिया है साफ पता चल रहा है, जो विश्लेषणात्मक है, रचनात्मक है, व्यवहारिक है, ऐसी उसने कोई भी बुद्धि नहीं दी है। और जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट है, नेचुरलिस्टिक स्किल्स उसने हमें दी हैं जो प्रकृतिवादी से मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में एक बच्चे से अधिक भाषा बोलते हैं, यानी हमारे देश में एक बच्चा एक से अधिक भाषा बोलता है। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ, यानी जो बच्चा एक साथ 2 लैंग्वेज बोल रहा है उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अवधारणा गठन में सुविधा, फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग, ऑल द एबव, यानी कि उसको समझने में सुविधा होगी, फ्लेक्सिबल होगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी, यानी न्यू कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए उसे फैसिलिटी मिलेगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, जो उसकी रीजनिंग है वो अच्छी होगी, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अगर हमें कोई किसी बच्चे को एक्स्ट्रा एक लैंग्वेज आती है तो ये उसके लिए एक अच्छा साधन होती है, एक अच्छा रिसोर्स होता है जिसके थ्रू वो अपनी चीज़ों को अच्छे से और सीख सकता है। इसमें कोई भी हमारा नुकसान नहीं होता। इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। जैसे अ ने केवल यह पूछ कर के क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। बी, दूसरे बच्चे ने पूछा उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई टीचर क्लास में कुछ एक्टिविटी करवा रहा है, वो पूछ रहा है, सिर्फ यही नहीं पूछ रहा कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये भी पूछ रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कई सारे उत्तरों को एक साथ एनालिटिकल करवा रहा है, एनालिसिस करवा रहा है। तो वो क्या क्या चीज़ को बढ़ा रहा है, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहा है। इन एक्टिविटीज़ से वो क्या चीज़ अच्छी कर सकता है, समानता, एनालॉजी, एकीकृत सोच, इंटीग्रेटिव थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, अवधारणा मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इससे वो क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, यानी एक बच्चा फिर किसी एक चीज़ के ऊपर हर पहलू से सोच पाएगा, उसके अच्छा, उसका बुरा, उसकी मेरिट्स, डिसमेरिट्स, हर चीज़ को एनालिसिस करने के बाद वो किसी चीज़ पर पहुंच पाएगा। अगर हम किसी एक चीज़ के हर पहलू को देखते हैं तो इसका मतलब है हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है, हम उसकी आलोचनात्मक सोच कहते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट्स बिहेवियर, विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। ऐसा कौन सा है जो इस तरह की प्रेरणाओं को व्याख्या करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो इसका हमारा आंसर होगा व्यवहार। जो हमारा व्यवहार होता है वो हमें प्रेरित करता है किसी भी उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स डैश इन द रेगुलर क्लासरूम। समावेश का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में सीमित शिक्षित करना, कुछ टाइम के लिए या फिर सर्वाधिक समय के लिए या फिर फुल टाइम के लिए या फिर किसी भी समय के लिए नहीं। अब आपने देखा होगा सेम ऐसा क्वेश्चन एस्टेट 2018 में आया हुआ है लेवल 1 में ही। तो आपको इससे पता चला कि कितने क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर बी, फुल टाइम के लिए। इंक्लूसिव का मतलब ही यही होता है कि हम बच्चे को जिसकी स्पेशल नीड्स हैं उसे नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएं, फुल टाइम के लिए, कुछ समय के लिए नहीं। कुछ समय के लिए क्या कराना है कि बच्चा कुछ टाइम के लिए यार फिर वापस अपने स्कूल में चला जाए, ऐसे नहीं होता। हम उसको फुल टाइम के लिए नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे और नॉर्मल बच्चे भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे ताकि उस बच्चे को लगे वो नॉर्मल है और सारी चीज़ें कर सकता है। इसीलिए हमने इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आप याद रखना कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एस्टेट 2018 में भी आया था। ये रीट का पेपर हम कर रहे हैं। तो जो सारे टैट्स के पेपर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो पॉसिबल करो कि आप हर स्टेट का एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाओ पेपर में बैठने से पहले।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह डैश का एक उदाहरण है। A language teacher teaching a poem in the classroom by explaining the details of the poem and tasking the students to draw conclusion or broad view from explanation. It is an example of। ये किसका एग्जाम्पल है? अगर वो क्या कर रहा है, बच्चों को खुद व्यापक रिजल्ट निकालने के लिए बोल रहा है, या फिर उसने बच्चों को ही बता दिया कि आप लोग कंक्लूजन बताओ। तो आपको पता होगा कि हमारा जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है या फिर निगमनात्मक तर्क होता है, उसमें तो हमें सबसे पहले रिजल्ट ही पता चल जाता है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करते हैं या फिर उसके बारे में और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। लेकिन जो हमारा इंडक्टिव होता है, आगमनात्मक तर्क होता है, उसमें हमें क्या मिलता है, पहले हमें थॉट्स मिलते हैं, उसके बाद हम उसके कंक्लूजन निकालते हैं। और यहाँ पे भी वो वही कह रहा है कि छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब है कि उनको वो पहले ही सब कुछ बताया, एक एग्जाम्पल उनके आगे रखा, अब उनको उसमें से क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव मेथड या फिर इंडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये वो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट नहीं हो रहा है, बच्चों को सिंपल सा कंक्लूजन निकालना है एक स्टोरी के बाद। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। Psychoanalysts believe that there is a primary means by which the ego keeps the lid on the id. It is called। आप बताइए, सुपर ईगो, कॉन्फ्लिक्ट, प्लेजर प्रिंसिपल या फिर रिप्रेशन। इसका सही आंसर होगा हमारा सुपर ईगो, जिसके द्वारा हम ईगो इद पर अच्छा रहता है, यानी उस पर वो हैवी रहता है, उस पर उसकी कमांड रहती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंतःमुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, यानी कि इंट्रोवर्जन एंड एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोपाउंड बाय। ये हमें किसने दिए थे, अंतःमुखता और बहिर्मुखता किसने दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पर्सनैलिटी चैप्टर है, व्यक्तित्व, उसमें से दिया गया है। ये है हमारा आइजैक, यानी कि हैंस आइजैक ने हमें 3 टाइप्स बताए थे, इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन और मध्यमता का बताया था एक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल्स व्हाट मोटिवेशन इज। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। हमें अब ये बताना है कि जो हमारा मोटिवेशन होता है वो क्या होता है। हमें यहाँ पे 4 टॉपिक्स, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से हमें चूज़ करना है कि किस में सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है, या फिर ये हमारा मोटिवेशन है, या फिर किसको सुन के हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। छात्र अ आगामी स्कूल वर्षों के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। स्टूडेंट ए इज़ इमोशनल अबाउट द अपकमिंग स्कूल्स ईयर एंड वांट्स टू डू वेल। छात्र बी यानी स्टूडेंट बी एक्टिव है, एनर्जाइज्ड है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त भी करता है। यानी उसने एक अपना गोल टारगेट किया था और उसने उसके लिए तैयारी भी करी, यानी बहुत सारा एफर्ट्स लगाए और उसने उसको अचीव भी किया। सी वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है, यानी कि उसकी जो गोल डायरेक्टिंग है वो अच्छी है, वो ये सोच सकता है कि उसे क्या करना है। छात्र डी कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है, वर्क्स हार्ड एंड एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट हर एकेडमिक वर्क। अब हमें इसमें क्या बताना है, मोटिवेशन बताना है। तो इसमें से आपको किसी भी उसमें मोटिवेशन लगा ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, उसके लिए उसने क्या किया, काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगाए, काफ़ी सारे प्रयास भी किए और उसके बाद उसको अचीव भी किया, यानी वो पूरे साल ही जो उसने गोल टारगेट किया था उसके लिए मोटिवेट रहा अंदर से, खुद से। उसे किसी ने बाहर से मोटिवेट नहीं किया और उसने उसको अचीव भी किया। तो ये हमारा क्या है, एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि बाह्य प्रेरणा एक युक्ति अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है, यानी कि जो हमें बाहर से मोटिवेशन मिलता है उसका मतलब एक एंड है। तो जो अंदर से मोटिवेशन जो खुद से आता है तो हम उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 12 के ऑप्शन देखिए, एक शुरुआत तथा अंत,
बी अपने आप में एक अंतर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एन एंड इटसेल्फ। क्या होगा? एन एंड इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। ऐसे सिस्टमेटिक साइंस को हम क्या कहते हैं? जो हमें रूल्स, लॉ एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है एनवायरनमेंट के थ्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा मोटिवेशन, लर्निंग, मेंटल हाइजीन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा नहीं क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, कोई भी लड़ाई तो कर नहीं रहे। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा मेंटल हाइजीन, क्योंकि हमारा ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, यानी कि वातावरण से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा तो होगा नहीं, मोटिवेशन नहीं है क्योंकि इसे बाहर अंदर से कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा या फिर बाहर से कोई कह नहीं रहा कि तुम नियम बनाओ। और ये अधिगम भी नहीं है, अधिगम का मतलब सीखना होता है, हमने किसी से कुछ सीखा नहीं। तो इसका जो आप इसे एलिमिनेट करके भी आराम से चूज़ कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, दमन। One of the adjustment mechanism involves thinking logically and socially in approved reason of past, present and proposed behavior is called। कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे किसी भी काम में, जैसे कि किसी बच्चे के पास हैंड नहीं है, मान लो कि उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है, लेकिन उसने अपने उस काम को ना देख के किसी दूसरे काम में अच्छे से अपना पूरा एफर्ट्स लगा दिया और उसको प्राप्त कर लिया, तो उसका क्या होगा? वो कंपनसेशन हो जाएगा। जैसे कि किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो डॉक्टर बन जाए, तो अब उससे कोई नहीं कहेगा उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो उसके अंदर कमी थी उसको उसने अपनी अच्छाई से दबा दिया। या फिर जैसे किसी के हाथ ना हो, वो IAS बन जाए, या फिर कुछ भी, जिसने अपनी डिसेबिलिटी को क्या किया हो, दबा दिया हो, अपने एफर्ट्स को इस जगह से ना किसी दूसरी एबिलिटी में लगा दिया हो। नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो यही है, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने इल्ज़ाम को किसी दूसरे के ऊपर लगा देता है। इन अप्रूव्ड रीज़न, वो हमें एक वैलिड रीज़न देता है। जैसे एक बच्चा क्लास में फ़ेल हो गया, अभी सपोज 12th के एग्ज़ाम्स हुए या फिर FA चल रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स चल रहे हैं, उसमें बच्चा फ़ेल हो गया, उसे घर पे पूछा गया वो कैसे फ़ेल हो गया या डांट लगी, तो उसने बोल दिया कि मुझे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था इसलिए मैं फ़ेल हो गया, या फिर उसने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया था इसलिए मैं फ़ेल हो गया। तो उसने जो अपनी कमी थी या फिर अपनी गलती थी वो क्या करी, किसी और पर डाल दी विद रीज़न कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फ़ेल हो गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ नहीं पाया या फिर मैं लिख नहीं पाया, नहीं, उसने क्या कहा, उसने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फ़ेल हो गया। इसका मतलब जब हम अपनी गलतियाँ या फिर अपनी जो भी थिंकिंग है लॉजिकली विद लॉजिक किसी और पर डाल दे, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनलाइजेशन बोलेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रैशनलाइजेशन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का वो छात्रों की लर्निंग को इफेक्ट करता है। ये जो फैक्टर है किस कैटेगरी में आएगा? सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर क्रियात्मक फैक्टर्स या फिर अदर फैक्टर्स। जो ऊपर है वो थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, आप हिंदी वाला देख सकते हो। क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, ऊपर फिजिकल आ सकता था, मनोवैज्ञानिक कारक और अन्य कारक। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स, क्योंकि जो हमारा सारा स्टार्टअप होता है या फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा एक सोसाइटी से इफेक्ट करता है, एक सोशल फैक्टर होता है। हम एक समुदाय में किसी भी स्कूल को या किसी भी संस्थान को निर्माण करते हैं, तो ये हमारा एक सोशल फैक्टर होता है। मनोवैज्ञानिक कारक हो नहीं सकता, फिजिकल भी नहीं है, क्रियात्मक कारक भी नहीं हो सकता, वो कोई क्रिया नहीं हो रही, अन्य फैक्टर भी नहीं है, ये हमारा क्या है? सोशल फैक्टर है, क्योंकि हम एक समुदाय में बनाते हैं और एक समुदाय के अनुसार अपने संस्थान को डेवलप करते हैं और उसमें हमारा जो समुदाय होता है वो काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16।
निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट्स एडजस्टमेंट? तीव्र उत्सुकता, एक्यूट एंजाइटी, ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट, फियर ऑफ इलनेस, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी। तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। अब समायोजन को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या है? प्रमोट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट कौन करेगा? जो हर तरीके के भय से क्या होगा? मुक्त होगा। जिसे बीमारी का डर होगा वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकता। सपोज़ जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, अगर उसे बीमारी का डर है तो वो 2 मिनट के लिए भी क्या करेगा? अपनी सीट पे साइड वाले में किसी को नहीं बिठाएगा, वो एडजस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है कहीं उसको ना हो जाए। अपराध का जुनूनी विचार, जो बच्चा अपराध करना चाहता है वो कहाँ से एडजस्ट कर लेगा? वो भी एडजस्ट नहीं करेगा। एक्यूट एंजाइटी, वहाँ पे भी एडजस्ट नहीं होगा। वो खुद इतना उत्सुक है किसी काम को करने के लिए, उस अगर उससे कहा जाए थोड़ा सा वेट कर ले, हमारे साथ ही चल लेना, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्री फ्रॉम फियर। जो क्या है? एंजाइटी से, न्यूरोटिक फियर से, हर तरह के फियर से फ्री है, चिंता मुक्त है, वो आराम से एडजस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। एज अ टीचर यू आस्क्ड योर स्टूडेंट टू राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन आवर लाइफ। विच कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय दिस असाइनमेंट। अब आपने देखा हो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी साइकोलॉजी में, और डीएसएसबी का तो मान लो आपका 50% ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या करता है? कवर अप कर लेता है। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र को हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ब्लूम ने हमारे 3 स्तर दिए हैं, ये आप सभी को पता होगा। उन 3 में भी उसने क्या किया है? कैटेगराइज किया है। एक के 6 सब डिवाइडेड है, एक के 5 है, फिर से 6 सब डिवाइडेड है। तो ये जो हमारा ये किस में से है? हमारा उसने 3 डोमेन दिए हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 डोमेन कौन कौन से दिए हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव। ठीक है। उसके बाद अब हमें इसमें से इसने स्पेशली हमें लेवल बता दिया कि कौन से लेवल का है ये? कॉग्निटिव लेवल का है, जिसके हमारे 6 सब स्टेटेज होते हैं। फर्स्ट है एनालिसिस, विश्लेषण, संप्रयोग, समझ और ज्ञान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा एप्लीकेशन, यानी कि संप्रयोग। वो क्या करेगा? उस पॉल्यूशन को लिखेगा, जो भी उसने आसपास में समझा है उसको अप्लाई करेगा अपने ऐसे में और लिखेगा। उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना है। उसने जो कॉन्सेप्ट समझा था सिर्फ उसी को एज इट इज़ लिखना है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। एज ए टीचर यू हैव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड क्लासरूम बिहेवियर of a student by using appropriate test and checklist. This process is called as assessment, evaluation, measurement, all of the above. हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, असेसमेंट। क्योंकि आपने इवोल्यूशन नहीं किया है, इवोल्यूशन होता तो आपके एफए ऐसे हर चीज़ को कलेक्ट किया जाता। मेजरमेंट भी नहीं किया है क्योंकि आपने उसकी इंटेलिजेंस को कलेक्ट किया है, पर्सनैलिटी को कलेक्ट किया है। तो ये हमारा क्या है? एक असेसमेंट है, आप जो हम हर छात्र का अलग अलग करते हैं, हर छात्र का अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, हर क्लास टीचर करता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? विच डोमेन इज़ नॉट नेम्ड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसमें क्या नहीं होता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 3 पहलू होते हैं और कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो हम साइकोमोटर को उसके 3 डोमेन में ऐड करेंगे और कॉग्निटिव को बाहर करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ दिए होते तो फिर ये हमारा ठीक होता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्रियात्मक, कॉग्निटिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर कोई भी टैट है तो RTE, NCF, NEP इनमें से 1-2 क्वेश्चन 100% आता है। और NCF 2005 तो बहुत ही फेमस है सारे टैट्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है?
स्कूल से बाहर जीवन के ज्ञान को जोड़ना, ये तो है। ये हमें क्या होता है कि हमारे जो स्कूली ज्ञान है उसको हमें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको जो बाहर प्रैक्टिकल ज्ञान है उसे जोड़ना होता है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ये भी ठीक है कि हमें जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्जामिनेशन है, वो मोर फ्लेक्सिबल करना है, उनको फ्लेक्सिलेट करना है। थर्ड, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारे एनसीएफ 2005 की पहली लाइन ही यही है कि इसको हमें रटना से फ्री करना है। हमें रटना विधि है, जो भी रटने की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल हटा देना है। हमें किसी भी बच्चे को रटने के लिए इनकरेज नहीं करना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, क्योंकि वहाँ पे रटने जैसा कोई भी नाम ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इनिशियली अ बेबी ग्रैप्स द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम, ग्रेजुएटली एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस द बेबी यूजेस फिंगर एंड थंब टू पिक अप द ऑब्जेक्ट। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। ये मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, उसमें आपको डेवलपमेंट के सारे प्रिंसिपल, वृद्धि और विकास के सारे सिद्धांत कराए हुए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था आपको कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रोग्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आता है। तो देखो इसका जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे बी ही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रगति। इसमें क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर बच्चे की डेवलप होता है। जो हमारा पहला है सिफ्लोकैडवल प्रगति, इसमें क्या होता है, बच्चे की सर से पैर की तरफ गति होती है, यानी कि उसका जो विकास होता है वो पहले सर का होता है, उसके बाद फिर पैरों का होता है। ऐसे ही हमारा थर्ड है व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, ये तो इसमें आएगा ही नहीं, मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेस। अनियमित प्रगति ये भी नहीं है, जब बच्चे ने पहले पूरी हथेली का उपयोग किया है उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को और अंगूठों को यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है वो केंद्र से बाहर की ओर गति कर रहा है, यानी डेवलप कर रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। डेवलप, अगर आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं इसके, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? सेम ऐसा क्वेश्चन एस्टेट 2018 लेवल 1 की साइकोलॉजी में भी आया हुआ है। अब देखो, पहले रीट हुआ होगा 2017 में, उसके बाद हुआ एस्टेट 2018, तो कितने सारे क्वेश्चन कॉपी किए हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले से ही करके जाना चाहिए। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, क्या ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते? करते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, डेवलप पार्शियली, आंशिक रूप से विकसित, ये भी गलत है। अगर बच्चा पार्शियली डेवलप होगा तो वो कहीं ना कहीं वीक रह जाएगा, उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, बेतरतीब ढंग से विकसित करना, डेवलप रैंडमली, वो भी गलत है। रैंडमली कैसे विकसित होता है? मतलब पहले बच्चे का माइंड डेवलप हो जाएगा, उसके बाद वो सोशली होगा, फिर इमोशंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। हमारे माइंड, हमारा इमोशन, हमारा सोशली जो भी हमारा डेवलप होता है वो एक साथ होता है, और ये सारे क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली फैशन, ये हमारा बिल्कुल सही है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, क्योंकि ये एक बच्चे का होल डेवलपमेंट होता है जिसमें शारीरिक, संज्ञान, इमोशन, सोसाइटी सब आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23। एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के डैश के महत्व पर जोर देता है। अ चाइल्ड हु इज़ हाई और लो इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वर्बल एबिलिटी will remain so at later ages. This statement stress the importance of। एज इट इज़ क्वेश्चन भी दोबारा से एस्टेट 2018 में आया हुआ है। मैं आपको एस्टेट 2018 पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। डिट्टो यही क्वेश्चन वहाँ पे भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस से एज इट इज़ ही उठा लिए जाते हैं, इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्ली एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3 हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर डी बोथ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हेरिडिटी, क्योंकि अगर बच्चा पहले भी वैसा था और बाद में भी वैसा ही है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, हेरिडिटी में, एनवायरनमेंट में नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। द लॉ ऑफ यूजेज एंड डिसयूज इन लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड। हमारे अधिगम के 3 नियम होते हैं प्राइमरी, ये हम सबको पता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभाव का नियम, प्रबलन का नियम, श्रम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज हमारा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। पैवलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस प्रवृत्ति को कहते हैं। इन Pavlov's experiment, the dog salivated not only when meat powder was placed directly in his mouth, but also well before that, when he heard the trainer's footsteps coming down the stairs. The phenomena is called as, यानी जब वो लार टपकाता है, खाली उसको जो सामान मिलता है उसी से नहीं, बल्कि अगर वो जो उसको ट्रेनर है, जो उसका प्रशिक्षक है, वो अगर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, उसकी कदमों की आवाज़ सुन के भी वो क्या करता है, सलाइवा टपकाने लगता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल स्टिमुलस, विलोपन यानी कि ख़त्म हो चुका है, कंडीशनल रिलैक्स, रेडीनेस। आप बताइए मुझे। तो इसका हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल रिफ्लेक्स, अनुकूलित उत्तेजना। इसका मतलब उसे ये याद हो चुका है कि अब वो आ रहा है, तो उसका मतलब उसको खाना मिलेगा। उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको आदत हो चुकी है कि अब फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसको खाना मिलने वाला है। तो उसके मुंह से पहले से ही क्या होगा, सलाइवा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। कॉग्निशन डेवलप थ्रू द कंस्टेंट प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरनमेंट। द प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन संकेत अधिगम, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलर अधिगम सिद्धांत। सबसे पहले हमारे वर्ड देखो क्या आ रहा है, कॉग्निशन डेवलपमेंट। तो सीधे से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पियाजे, और दैट इज़ राइट। आपको कई वर्ड्स ऐसे पकड़ने हैं जिनसे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। अब आपको आगे पढ़ने की भी इतनी नीड नहीं है। आपको पता है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट था, या फिर कॉग्निटिव जो प्रिंसिपल है, कॉग्निशन की थ्योरी जो है वो हमें पियाजे ने बताई है। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, आप नाम से ही पहचान सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए, धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है। इन पियाजे थ्योरी अ प्रोसेस ऑफ विच इज़ द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, बिटवीन परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस, नोन एज। अगर हमें बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा, हमें वहाँ पे क्या बिठाना है, संतुलन बिठाना है नए और पुराने में। तो इसको हम सीधा सीधा हमें पता चल रहा है क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन। एसिमुलेशन वो नहीं कर रहा है, यानी वो पहले ही किसी चीज़ पे नहीं टिका है। एकोमोडेशन भी नहीं कर रहा है, एकोमोडेशन में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, वो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में क्या कर रहा है, इक्विलिब्रेशन कर रहा है। तो इसलिए अब हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पुराना यानी एसिमुलेशन, नया यानी एकोमोडेशन। इन दोनों के बीच की धारणा को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन फॉर यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि जो हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं उसमें से हमें कौन सी सावधानी, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम सावधानी में नहीं बरतते हैं, या फिर वो हमारी सावधानी नहीं है। IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। ये तो सही है कि हम अगर किसी का टेस्ट ले रहे हैं तो हमें पहले से ही उसकी जो नकारात्मक वाइब्स हैं या फिर उम्मीद है उनसे हमें बचना पड़ेगा, वरना हम रिजल्ट भी नेगेटिव ही दे देंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज द स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द स्टूडेंट। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर हम किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो हमारे बीच में बातचीत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम किसी और मेथड से ले सकते हैं, या फिर हम बच्चे के सामने भी ना आए, वैसे भी हम बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं। एक बार आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। क्षमता के मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग करना, ये भी ठीक है। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, ये भी सही है कि हमें हर जगह क्या है,
सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। तो जो इसका हमारा गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ बातचीत है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है हम उसको टेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पे बातें या इंटरव्यू थोड़ी करने आ रहे हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एरिक्सन के अनुसार बच्चे का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। बिल्कुल सही है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है। अब जिस बच्चे को स्टेजेस याद होंगी वो इस क्वेश्चन को एकदम से कर लेगा, और जिसको स्टेजेस नहीं याद नहीं होंगी वो यहाँ पे क्या होगा, अटक जाएगा। इसकी 8 स्टेजेस होती हैं, मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगी। फिलहाल यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, परिश्रम बनाम हीनता। मतलब बच्चा परिश्रम करेगा और अगर उसे परिश्रम नहीं कर पाया तो उसको क्या होगा, हीनता का फीलिंग आएगी, यानी कि इन्फीरियरिटी। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, वहाँ पे उस टाइम पे बच्चे को कुछ शेम नहीं होती है, अपने ऊपर कोई डाउट नहीं होता है। इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि नेतृत्व बनाम अपराध। अभी बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो लीडर बन सके या फिर उसके अंदर नेते वाली फीलिंग आ सके या फिर वो गिल्ट कर सके। इंटीमेसी वर्जन आइसोलेशन, अतरंगता बनाम अलगाव, ये भी बड़े बच्चे के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फ्योरिटी। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हम लास्ट पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये एक मानकीकृत परीक्षण है। बिल्कुल सही है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, ये भी बिल्कुल सही है। जब हम बच्चों की लास्ट में समेटिव असेसमेंट लेते हैं तो बच्चों को ए ग्रेड बी ग्रेड देते हैं, तो वो उनके नंबर्स की तुलना हम इसके साथ करते हैं, यानी 90 से ऊपर क्या होगा, A1 होगा, 90 से ऊपर A+ होगा, 80 से ऊपर A1, 70 से ऊपर B। तो हमने क्या किया, जो नॉर्म्स बना दिए 90, 80, 70 और उनसे बच्चों के स्कोर की तुलना करके उनको ग्रेड दे दी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। सही है। टेस्ट इज सेड टू बी बेस्ड ऑन नेशनल नॉर्म्स, बिल्कुल सही है। CBSE में जो हमें ग्रेड्स मिलती हैं या फिर अब तक CGPA मिलती थी वो नेशनल नॉर्म थी, ऐसा नहीं है कि हर स्कूल अपनी अलग अलग बना देगा, ये भी वैलिड है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। गलत। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द एस्टैब्लिश क्राइटेरिया, बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस की हम मानदंडों से तुलना नहीं करते हैं। ओके, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ना भूलें।